ये है एल साल्वाडोर, सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री। इतना डेंजरस कि आज से सिर्फ 8 से 9 साल पहले इसे दुनिया का मर्डर कैपिटल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर हर रोज ऑन एवरेज 16 से 20 लोगों का मर्डर होता था। 2014 से 2017 के बीच यहाँ सिचुएशन इतनी खराब थी कि गैंग वॉर्स में तकरीबन 20,000 लोग मारे गए और 20% पॉपुलेशन को कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन पिछले सिर्फ 4 सालों में दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री अब दुनिया के सेफेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आ गया है, जहां का क्राइम रेट अब इवन अमेरिका से भी कम है। एल साल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का सबसे छोटा कंट्री है, लेकिन जियोपॉलिटिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है और इसकी वजह इसकी लोकेशन है। एल साल्वाडोर मैक्सिको के साउथ में ग्वाटेमाला और हॉन्डुरस के बीच है और फिर पैसिफिक ओशन के साथ कोस्ट लाइन होने की वजह से इसे पैनामा कैनाल तक भी एक्सेस है। मतलब यहाँ अगर गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है तो यहाँ के गैंग्स दुनिया के एक बहुत बड़े ट्रेडिंग चोक पॉइंट पैनामा कैनाल को भी डैमेज कर सकते हैं और इसीलिए अमेरिका का हमेशा से एल साल्वाडोर में बहुत इंटरेस्ट रहा है। इन दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन इतने क्लोज हैं कि 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर अटैक किया तो एल साल्वाडोर लैटिन अमेरिका का वो अकेला कंट्री था जिसने अमेरिका की कोएलिशन फोर्सेस ज्वाइन की। इसके अलावा एल साल्वाडोर के सारे एयरपोर्ट्स अमेरिकन मिलिट्री किसी भी वक्त यूज कर सकती है और ज्यादातर अमेरिकन मिलिट्री ये एयरपोर्ट एंटी नारकोटिक्स मिशंस के लिए यूज करती है। आज अगर आप एल साल्वाडोर में जाएं तो वहाँ की खूबसूरती और पीस देखकर सोच भी नहीं सकेंगे कि कुछ साल पहले ये कंट्री बदतरीन वायलेंस का शिकार था और इस वायलेंस का ताल्लुक एल साल्वाडोर की हिस्ट्री के साथ साथ एक ऐसी चीज से भी है जिसे हम में से बहुत से लोग रोज सुबह पीते हैं और वो है कॉफी। 19वीं सेंचुरी के शुरू में एल साल्वाडोर की कॉफी इंडस्ट्री बूम पर थी। उस वक्त एल साल्वाडोर स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में था और ये कॉफी इंडस्ट्री उसके जीडीपी का 95% बनती थी। मगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एल साल्वाडोर की 77% एग्रीकल्चरल जमीन 1% लोगों के कंट्रोल में थी, जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। पूरे एल साल्वाडोर को सिर्फ 14 फैमिलीज कंट्रोल कर रही थी जो सिर्फ अपने फायदे के लिए सारे लॉज बनाती थी। 1821 में एल साल्वाडोर स्पेनिश रूल से तो आजाद हो गया, मगर अगले कई सालों तक यही फैमिलीज एल साल्वाडोर को कंट्रोल करती रही। फिर 1930 से लेकर 1970s तक एल साल्वाडोर में मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही और वो ऐसे लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाती रही जो इन्हीं 14 फैमिलीज के लिए बेनिफिशियल थे और इसके नतीजे में लोगों में गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत बढ़ना शुरू हो गई और ये नफरत इतना बढ़ गई कि गवर्नमेंट और फार लेफ्ट और फार राइट पॉलिटिकल विंग्स के बीच एक जबरदस्त सिविल वॉर शुरू हो गई जो 1992 तक जारी रही और इसमें 65,000 लोग मारे गए। अमेरिका इस सारे अरसे में फाइनेंशियली और हथियारों से साल्वाडोर की गवर्नमेंट को बैक करता रहा। तकरीबन 5 लाख लोग एल साल्वाडोर छोड़कर डिफरेंट साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भाग गए और बहुत से लोग इधर अमेरिकन शहर लॉस एंजलिस में आ गए जो उस वक्त पहले ही गैंग वॉर्स का सेंटर पॉइंट बना हुआ था। इन गैंग्स ने नए आने वाले एल साल्वाडोर के लोगों को टारगेट करना शुरू किया, जिसके जवाब में एल साल्वाडोर के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई जो आगे चलकर MS-13 गैंग के नाम से मशहूर हुई। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के मकसद से बनने वाली ये कम्युनिटी अब हार्डकोर क्रिमिनल्स का एक गैंग बन चुकी थी जो अब अमेरिकन शहरों में भी क्राइम फैलाने लगी थी। 1992 में सिविल वॉर खत्म हुई तो अमेरिका ने इन गैंग मेंबर्स को अरेस्ट करके वापस एल साल्वाडोर डिपोर्ट करना शुरू किया। सिविल वॉर के बाद एल साल्वाडोर की इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे और इसी सिचुएशन का इन गैंग्स ने फायदा उठाना शुरू किया। डिपोर्ट होकर वापस आने वाले गैंग मेंबर्स के अभी भी अमेरिका में मौजूद क्रिमिनल्स से कॉन्टैक्ट्स थे और उन्हीं को यूज करते हुए इन गैंग्स ने साल्वाडोर में अमेरिका से हथियार स्मगल करना शुरू किए और इन्हीं हथियारों के जरिए फिर एल साल्वाडोर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। ये गैंग्स बिजनेसेस और दुकानदारों से जबरदस्ती वसूली करते, जो भी मना करता या पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता उसे मार दिया जाता। ईयर 2000 से 2011 के बीच साल्वाडोर पूरी तरह गैंग्स के कंट्रोल में चला गया था। गवर्नमेंट
बिल्कुल बेबस थी और आम लोगों में बहुत खौफ फैल चुका था। एल साल्वाडोर के जेल इन गैंग मेंबर्स से भर चुके थे, बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। लोग अपने बच्चों को किडनैप होने के डर से स्कूल भेजने से भी डरते थे। एल साल्वाडोर के लोग लीगल और इलीगल तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे और इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स का फ्लो देखकर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान हो गई और उसने साल्वाडोर की गवर्नमेंट को मैसेज भेजा कि वो इन गैंग्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू करे। लेकिन ऐसा लगता था कि साल्वाडोर की गवर्नमेंट भी इन गैंग्स से डरती थी। 2015 में साल्वाडोर की गवर्नमेंट ने लॉ पास किया जिसमें गैंग्स को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया गया और इवन मामूली क्राइम करने वाले गैंग मेंबर्स के लिए भी 60 साल तक की सजा अनाउंस की गई। मगर फिर भी क्राइम रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट ने इवन इन गैंग्स से नेगोशिएट करने की कोशिश भी की, मगर सब टैक्टिक्स नाकाम हो चुके थे। लोगों में गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत गुस्सा था। ऐसे में 2019 में एक यंग सोशल मीडिया पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोगों में बहुत मशहूर होने लगा। उसका नाम था नायब बुकेले। नायब एल साल्वाडोर के कैपिटल सैन साल्वाडोर का मेयर था और वो साल्वाडोर में खराब होती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बहुत खुलकर बोलता था और गवर्नमेंट को सॉफ्ट अप्रोच रखने पर बहुत क्रिटिसाइज करता। उसके नजदीक एल साल्वाडोर के क्राइम रेट को नीचे लाने का एक ही तरीका था कि गवर्नमेंट की गैंग्स के मुतालिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो। लोग उसके व्यू पॉइंट को बहुत पसंद कर रहे थे और इसी के नतीजे में बुकेले 2019 में 53% वोट लेकर एल साल्वाडोर का प्रेसिडेंट बन गया और यहीं से शुरू होती है एल साल्वाडोर की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। बुकेले ने पावर में आते ही अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने अमेरिका से $19 मिलियन का लोन लेने का बिल असेंबली में पेश किया, जो लेजिस्लेटर्स ने रिजेक्ट कर दिया। इसके जवाब में गवर्नमेंट फोर्सेस कैपिटल बिल्डिंग में घुस गयी और लेजिस्लेटर्स को डराया धमकाया और फिर फाइनली पब्लिक प्रेशर पर असेंबली ने लोन की इजाजत दे दी। अमेरिका से मिलने वाली एड से बुकेले ने दो काम किए। एक तो उसने 410 एकड़ पर 40,000 कैदियों के लिए एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन बनवाया। दूसरा, उसने 38,000 पुलिस और 24,000 फौजी जवानों को इकट्ठा किया और एक जॉइंट फोर्स बनाई। ये फोर्स हर वक्त एल साल्वाडोर के शहरों में पेट्रोल करती और रैकी करके गैंग मेंबर्स को अरेस्ट करती और उन्हें इस 410 एकड़ वाले मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में भेजा जाता। गैंग्स पर प्रेशर तो पड़ना शुरू हुआ, मगर क्राइम रेट पर कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन फिर मार्च 2022 में बहुत जबरदस्त गैंग वॉर शुरू हुई, जिसमें 3 दिन में तकरीबन 100 लोग मारे गए। बुकेले ने फौरन असेंबली से एक स्पेशल एग्जेम्पशन बिल पास करवाया, जिसके मुताबिक अगले 30 दिन तक गवर्नमेंट फोर्सेस किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती थी, उसका घर सर्च कर सकती थी और इवन कुछ केसेस में उन्हें शूट टू किल का भी राइट दे दिया गया। 30 दिनों तक इन उठाए जाने वाले किसी भी आदमी का केस किसी कोर्ट में नहीं चल सकता था। अगले चंद महीनों में 70,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। जिन लोगों ने थोड़ा भी रेजिस्ट करने की कोशिश की, उन्हें वहीं गोली मार दी गई। 2022 के एंड तक एल साल्वाडोर में मर्डर रेट 56% तक गिर चुका था और 2023 में एल साल्वाडोर में क्राइम रेट अमेरिका से भी नीचे आ चुका था। आज एल साल्वाडोर के लोग आजादी से मार्केट्स में घूम रहे हैं। बिजनेसेस और दुकानदारों को धमकाने वाला या उनसे वसूली करने वाला कोई नहीं है और इस सब का क्रेडिट जाता है नायब बुकेले को, जिसकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 2 सालों में 90% क्रॉस कर चुकी है। लैटिन अमेरिका के बहुत से लीडर्स अब क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए बुकेले जैसी पॉलिसीज अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन बहुत से एनालिस्ट के ख्याल में क्राइम रेट को खत्म करने की एल साल्वाडोर को बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी है और वो कीमत है कि बुकेले के पास अब अनक्वेश्चनेबल पावर आ चुकी है। 30 दिन के लिए जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव लॉ पास किया गया था, वो 22 दफा एक्सटेंड किया गया है और आज की डेट तक वो एक्टिव है, जिसकी वजह से आज एल साल्वाडोर की 2% आबादी जेल में है और अभी तक उनका कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ। लोकल जर्नलिस्ट्स के मुताबिक इन अरेस्ट होने वालों में बहुत से इनोसेंट लोग भी हैं, जिनकी फैमिली को ये भी नहीं पता कि वो कौन सी जेल में है या जिंदा भी हैं या नहीं। ये मीजिया है, जिसकी बेटी को 1.5 साल से फोर्सेस ने उठाया हुआ है और अभी तक उसे ये भी नहीं पता कि वो कौन सी जेल में है। इस जैसे हजारों और केसेस हैं, जिससे पता लगता है कि ये लॉ बहुत से लोगों के लिए बहुत भयानक साबित हो रहा है। जनवरी 2022 में बुकेले की फोर्सेस ने उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ करप्शन चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले प्रोसिक्यूटर्स के ऑफिसेस पर रेड की और उन्हें इतना डराया कि 4 इन्वेस्टिगेटर्स एल साल्वाडोर छोड़कर भाग गए और ये सारे केसेस दब गए। एक तरफ तो
नो डाउट बुकेले ने एल साल्वाडोर की मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन की है, लेकिन दूसरी ही तरफ इस सारे प्रोसेस में वो इतना पावरफुल हो चुका है कि उसकी गवर्नमेंट अब इवन कोर्ट्स को भी अकाउंटेबल नहीं है। लेकिन शायद ये अमन हासिल करने के लिए ये सब कुछ करना भी जरूरी था। बुकेले की ये अनक्वेश्चनेबल पावर एल साल्वाडोर के लिए फ्यूचर में कैसी साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपके ख्याल में क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए एल साल्वाडोर में जो हुआ वही बेस्ट तरीका है, या फिर ये एक बहुत ही क्रूड तरीका था जिसके आने वाले दिनों में कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दें, बिकॉज हम आपके कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ते हैं। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।